बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि कन्वर्सेशनल एनालिसिस क्या होता है, और हमने देखा कि किस तरह हम कन्वर्सेशन का एनालिसिस करते हैं। और आज के हम लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक कन्वर्सेशन को हम रिपेयर किस तरह करते हैं, या रिपेयरिंग कन्वर्सेशन क्या होता है, किस तरह से हम अपनी कन्वर्सेशन को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें अमूमन हमारे पास आप कह लें कि कुछ चंद मैथड्स होते हैं जिन्हें हम अपनी कन्वर्सेशन को रिपेयर करने में या उसे रीफ्रेश करने में यूटिलाइज़ करते हैं। पहले ये रिपेयरिंग है क्या? रिपेयरिंग है कि जब आप अपनी कन्वर्सेशंस को रीफ्रेश करते हो या रीएकर करते हो, व्हेन यू फील दैट यू सेड द वर्ड दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट सिचुएशन, कि आपने जो अल्फाज कहे हैं वो ऐसी सूरत हाल के लिए ठीक नहीं थे जिसमें आप थे, तो आप उनसे अपोलोजाइज़ करने की बजाय अपने लफ्ज़ को रिपीट कर लेते हैं। तो उनको रिपीट करने की बजाय, मतलब जब हम रिपीट कर रहे होते हैं तो हम उन्हीं अल्फाज को कुछ कुछ इस तरह मोल्ड करना चाह रहे होते हैं कि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो एक बेहतर तरीके से या बेहतर एक परफॉर्म दे रही हो, जिससे हमारा जो पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं या हमारा टॉकिंग पर्सन है, उससे हम अपनी कन्वर्सेशंस को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज स्पीकर यूज इन स्पोकन डिस्कोर्स, और इट इज़ the basic concerns of our sayings at that level, or at which level we try to repair our conversations. And the procedure of repairing the terms, or the procedure of repairing our conversation is considered as repair, the term of repair. और एक्चुअली हम इसमें करते क्या है? The way the speaker correct the things, or correct the aspect of the saying is considered as repair. एट दैट लेवल ये चेक करता है अपनी बात को कि क्या मेरी जो कन्वर्सेशन है वो अंडरस्टैंडेबल थी, कहीं तो मिस इंटरप्रेट तो नहीं हुई। अगर मिस इंटरप्रेट हुई है तो फिर उसे वो मिस इंटरप्रिटेशन को ख़त्म करने के लिए, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक हिज और हर कन्वर्सेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर अंडरस्टैंडेबल, ही ट्राई और शी ट्राइज टू रिपेयर हिज थॉट, रिपेयर हिज सेइंग्स। हम रिपेयरिंग करते हैं कितने मेथड से हैं? तो अमूमन जब हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर इज़ ऑफन डन थ्रू सेल्फ रिपेयर एंड अदर रिपेयर्स। दो तरह से हम इसको रिपेयर करते हैं, कि एक तो हम खुद अपनी गलती को महसूस कर लेते हैं और अपनी बात को रिपीट करते हैं या रिपेयर कर लेते हैं। दूसरा ये है कि सेकंड पर्सन जो है वो आपकी स्टैंडिंग आपका टॉकिंग पर्सन जो है वो, या आपके साथ जो स्टैंडिंग पर्सन है वो आपको फील करवाता है कि यू डिडंट से द अप्रोप्रिएट वर्ड, यू हैव टू और यू शुड हैव टू रिपीट इट। आपको महसूस करवाया जाता है या आपको फील करवाया जाता है कि आपके जो अल्फाज हैं वो बेहतर नहीं है, तो लिहाजा एक अच्छे या गुड वर्ड्स का चुनाव वहाँ पे करना चाहिए। तो ये दो तरह से हम देखते हैं, एक सेल्फ इनिशिएटेड सेल्फ रिपेयर होती है, और एक अदर इनिशिएटेड और सेल्फ रिपेयर होती है। एक दूसरे लोग हमें महसूस करवाते हैं कि इसे दोबारा ठीक करें, और एक खुद ही हमें फील हो जाता है कि हमें इसे ठीक करना चाहिए। सेल्फ इनिशिएटेड क्या होती है जी? सेल्फ इनिशिएटेड रिपेयर इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर इनिशिएटेड। ये दोनों तरह से मुख्तलिफ होती है। जो रिपेयर होता है, सेल्फ रिपेयर विद इन द टर्न मे बी सिग्नल्ड बाय फिनोमिना सच एज ग्लोटल स्टॉप, लेंथन द वोवल्स। हम कभी कभार अपनी बात को लॉन्ग कर देते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर, या हम अपने वोवल्स की साउंड को प्रलॉन्ग कर देते हैं, अपनी बात को लॉन्ग कर देते हैं। वो जो लॉन्ग करने का प्रोसीजर होता है, ये भी एक इंडिकेशन होती है कि हम अपनी बात को रिपीट करना चाह रहे हैं या इसे सेल्फ करेक्ट करना चाह रहे हैं। रिपेयर जो होती है ये इनिशिएटेड होती है पार्टिसिपेंट से, और बजाय इसके कि स्पीकर इसे कर रहा होता है, may be achieved by the use of echo questions, repetitions of problematic items which stress the problem of syllables, or by using expressions such as what, pardon, excuse me. अगर तो आपके स्पीकर जो है वो उसे खुद फील नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो उस रिपेयर को ठीक करने के लिए चंद एक अल्फाज अदा कर देता है कि एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट गेट योर वर्ड, या वो कह देता है पार्डन का मतलब होता है प्लीज़ रिपीट द स्टेटमेंट, और व्हाट मतलब क्या आपने क्या कहा, आई डिडंट गेट योर टेक्स्ट, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो हम डिफरेंट मेथड से जो सेकंड पर्सन है वो इस बात को रिपेयर करवाता है। जब दूसरे बंदे कहते हैं तो वो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जब एक पर्सन खुद सेल्फ रिपेयर कर रहा होता है तो तब वो अपनी बात को लॉन्ग कर देता है या उसे ग्लोटल स्टॉप दे देता है।
जब हम खुद पर्सनली इनिशिएटेड करते हैं, सेल्फ इनिशिएटेड करते हैं, तो फिर हम वोवल्स का इस्तेमाल करते हैं, वोवल्स को लेंथन कर देते हैं, उसकी लॉन्ग प्रोलॉन्ग कर देते हैं, या हम वहाँ पर ग्लोटल स्टॉप को फिक्स कर देते हैं। लेकिन जब अगले पर्सन मतलब कि अदर इनिशिएटेड होती है, जब दूसरे बंदे हमें महसूस करवाते हैं कि हमारी जो बात है वो ठीक नहीं है, उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर व्हाट, पार्डन, एक्सक्यूज़ मी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेल्फ इनिशिएटेड जो सेल्फ रिपेयर होता है, द स्पीकर हिमसेल्फ कैन इनिशिएट हिज मिस्टेक्स। एग्जांपल क्या है, या व्हाट हैव यू डन एट द वीकेंड, और वहाँ पर आई गो, आई हैव गोन, पहले वो कहता है आई गो, देन उसे फील होता है कि मैंने यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं लगाई, ना मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, ना इसके साथ कोई हेल्पिंग को पुट किया है, तो आई हैव गोन टू सी अ मूवी। तो मैं अगेन वो स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए पहले आई गो, फिर इसे लंबा कर देता है, फिर बात रिपीट करता है आई हैव गोन। एग्जाम्पल्स में कहना क्या चाहता है, लेक्सन कहता है जी कि इनिशिएट करता है दैट ही यूजेज द रॉन्ग टेंस, सो ही चेंजेस गो इनटू हैव गॉन इमीडिएटली। तो यहाँ पर से महसूस हो जाता है कि उसने गलती की है, तो अपनी बात को रिपीट करना चाहता है, रिपीट कर देता है वहाँ पर। इसी तरह कि स्पीकर जो होते हैं, नॉट ओनली द स्पीकर हिमसेल्फ कैन इनिशिएट हिज मिस्टेक बट अदर स्पीकर्स आल्सो कैन डू सो, द स्पीकर्स हिमसेल्फ विल रिपेयर इट। द सिचुएशन इज कॉल्ड अदर इनिशिएटेड सेल्फ रिपेयर। दूसरे बंदे शुरू करते हैं बात को, लेकिन हम दोबारा फिर अपनी बात को रिपीट कर देते हैं, जिससे हम खुद ही अपनी गलती को हमें महसूस हो जाता है कि जब अगला सेकंड पर्सन हमें नॉमिनेट करता है या वो बात को रिपीट करना चाहता है हमारे बिहाफ पे, तो हम उस बात को ले लेते हैं और उसकी बात को कंप्लीट नहीं होने देते, हम अपनी बात उसमें दोबारा ऐड करके अपनी बात को ठीक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहता है एग्जाम्पल के तौर पर, द सेम सिचुएशन इज व्हाट मेंशन्ड अबव, द सिचुएशन इज चेंज। रबी व्हाट हैव यू सीन, लेकिन आई गो टू सीन अ मूवी। यहाँ पर रबी कहता है सरप्राइज, व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या मतलब है, आई सेड आई हैव गो टू अ मूवी। यहाँ पर जब उसे समझ नहीं आ रही होती, सरप्राइज होता है कि आई गो टू सी अ मूवी, कि मैं जाता हूँ देखने के लिए, लेकिन वो पूछ रहा था कि आप जा चुके थे कि नहीं गए थे, या आप जा चुके हैं। तो यहाँ पर वो टेंस की परफेक्शन को कंफर्म करने के लिए वो अपनी बात को रिपीट करता है, लेकिन सेकंड पर्सन जो है अदर इनिशिएटेड स्पीकर जो होता है वो यहाँ पर इनिशिएट लेता है इस बात के लिए कि वो कंफ्यूज है यहाँ पर, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसे वो बात को ठीक कर देता है। पहली बात जो है कि लेक्सिन डज नॉट इनिशिएट दैट ही यूजेस द रॉन्ग टेंस, पहले उसे महसूस नहीं होता। रबी हाउएवर डज, शी रिमाइंड्स लेक्सॉन टू रिपेयर इट। आप कह लें कि पहले उसे महसूस नहीं होता कि मैंने गलती की, लेकिन बाद में जब रबी उस बात को दोहराता है तो फिर उसे लेक्सॉन को पता चल जाता है कि जी हाँ इसने बात में गलती की है मैंने, तो अपनी बात को ठीक कर देता है बाद में। जी आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पर aspect of grammar or the way in which a turn at talk or the turn constructional unit is put together। यहाँ पर जब हम बात करते हैं या it can be considered something that is constructed in response to the contingencies of the local meaning and the social requirement of the emerging talk। और बेसिकली हम ये देखते हैं कि लास्ट भी हमने ये टर्न के बारे में बात की थी कि टर्न हमारे पास जो होती है टर्न टेकिंग की हम बात करते हैं, तो एक स्पीकर की टर्न होती है, फिर सेकंड स्पीकर की टर्न होती है, लेकिन इस टर्न के दरमियान हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, और वो जो रिस्पॉन्सिंग पर्सनस होती हैं, रिस्पॉन्सिंग आइटम जो होती हैं, वो हमें मीनिंग को रिस्पॉन्स करवाती है। वो जो टर्न होती है वो हमें रिक्वायरमेंट के बारे में बात करती है, तो वहाँ पर बेसिकली एक रिलेशनशिप कायम होता है फॉर्म का और फंक्शन का। तो यहाँ पर हमें फॉर्म और फंक्शन को देखना पड़ता है कि फॉर्म किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं और उस फॉर्म का फंक्शन क्या है, मतलब कि यहाँ पर मोर्फो सिंटेक्स क्या है और इसके अंदर लेग्जिस कैसे इस्तेमाल होते हैं और इसकी अटरेंस किस तरह से इस्तेमाल होती है और इसका एक्शन जो है वो किस तरह से अचीव किया जाता है। तो हम जब बात करते हैं कि हम रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो रिपेयरिंग में हमें टेंस देखना पड़ता है, उसका फंक्शन देखना पड़ता है, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट देखना पड़ता है, मीनिंग देखना पड़ता है। एक्चुअली हमें वी हैव टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन दैट वी अकर्ड और दैट वी वांट टू अकर। हमें उस बात का या उस चीज़ का एक एक पहलू देखना पड़ता है, उस पहलू को अच्छी तरह से च्यू आउट करना पड़ता है कि हमने यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर दी, अगर कर दी है तो उसे हम किस तरह से यहाँ पर उसे ठीक करेंगे। सॉरी फॉर दैट कि हम जब बात करते हैं रीज़नेबल सिचुएशन की बात करते हैं, आप कहेंगे कि अगेन ये स्लाइड टच हो गई है
कि जब हम ऑफ़र या पेश करना चाह रहे होते हैं, जब हम स्टेटमेंट को बोलते हैं तो स्टेटमेंट में हमारे डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस बाय पर्पस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस बाय मीनिंग की बात करते हैं यहाँ पर। तो सेंटेंस बाय मीनिंग जो हमारे पास है या सेंटेंस बाय पर्पस जो हमारे पास है, तो यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एक्चुअली व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस। हम क्या हम वहाँ पर कोई ऑफर पेश करते हैं, क्या हम कोई डेक्लरेटिव स्टेटमेंट कहना चाहते हैं, या इंट्रोगेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहना चाहते हैं। एनी एस्पेक्ट ऑफ दिस, एनी एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, हम कोई भी एस्पेक्ट अगर बयान करना चाहते हैं तो वी शुड बी क्लियरली वी शुड बी क्लियर अबाउट द थिंग्स। जैसे कि अभी मैं अपनी ही एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर मैंने वी शुड बी क्लियरली मैंने पहले कह दिया, लेकिन बाद मुझे फील हुआ कि ये क्लियरली नहीं, यहाँ पर मुझे वर्ब लगाना है वी शुड बी क्लियर। तो यहाँ पर मैं अगेन इसे ये भी आप एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पर हम रिपेयरिंग करते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं हम, यहाँ पर आपको बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि एक्चुअली जब हमें कोई स्टेटमेंट देनी है तो हमें उस स्टेटमेंट के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि इसके रूल्स क्या हैं, इसके नॉर्म्स क्या हैं, इसके कस्टम्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर जो है वो कोई कंडीशन पुट करना चाह रहा है तो उसे पता होना चाहिए भाई कंडीशन कितनी होती है। एक ज़ीरो कंडीशन है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, थर्ड कंडीशन है, वहाँ पर कम्बिनेशन आपके लिए परफेक्ट का होता है। एक तरफ वुड हैव होता है और आप कह लें कि एक तरफ हैड होता है, ये कम्बिनेशन है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास एक तरफ डिड होता है, एक तरफ जस्ट वुड होता है। और फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कह लें एक तरफ प्रेजेंट होता है, दूसरी तरफ आप कह लें कि विल या शेल होता है। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। और फोर्थ कंडीशन जिसे हम जीरो कंडीशन कहते हैं, अमूमन ये प्रेजेंट का ही मिक्सचर होता है, जो स्टेटमेंट्स बयान की जा रही होती हैं जिनका हम डिफरेंट कंजक्शन से इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर कंडीशन की एग्जांपल देता है, कहता है इफ़ योर हस्बैंड वुड लाइक द एड्रेस तो माई हस्बैंड वुड ग्लैडली गिव इट टू हिम। अब देखिए उसने पहले हिस्से में वुड लगा दिया, दूसरे में भी उसने वुड लगा दिया, तो इट्स मीन वो इस कंडीशन के बारे में क्लियरली ठीक नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है। दोनों तरफ हम वुड नहीं लगा सकते। याद रखें मैंने अभी कहा कि अगर हमने एक हिस्से में वुड लगाना है तो दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, मतलब कि डिड होना चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ पर इफ़ योर हस्बैंड वुड लाइक द एड्रेस, ठीक है, तो हम इस जुमले को ठीक कर सकते थे, इफ़ योर हस्बैंड लाइक द एड्रेस माई हस्बैंड वुड ग्लैड टू गिव इट टू हिम। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती। इसी तरह डिक्लेरेटिव है, तो डिक्लेरेटिव में आई विल टेक हर इन संडे, और इंट्रोगेटिव है डू यू वांट मी टू ब्रिंग द चेयर्स, और ईच ऑफ विच सिस्टमेटिकली अकर्स इन पर्टिकुलर सिक्वेंशियल पोजिशंस। यहाँ पर बताना आपको सिर्फ ये पर्पज़ है कि आपको जो अपनी बात करनी है उस बात करने से पहले आपको पर्पज़ का पता होना चाहिए, सेंटेंस की पर्पज़ का, सेंटेंस के मीनिंग का पता होना चाहिए कि हम 5 तरह से सेंटेंस के मीनिंग लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि पहला हमारे पास डिक्लेरेटिव होता है, फिर हमारे पास ऑप्टेटिव होता है, फिर हमारे पास आप कह लें इंट्रोगेटिव होता है, फिर हमारे पास आप कह लें कि एक्सक्लेमेटरी होता है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन जो है इंट्रोगेटिव होता है। तो ये 5 तरह का हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो उनमें से हमें वी शुड बी प्रिटी क्लियर अबाउट द थिंग्स दैट वी वांट टू एक्सप्रेस। हमें चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नो हाउ होनी चाहिए जो हम पुट चाह रहे हैं। अब यहाँ पर है जी जो कन्वर्सेशनल एनालिसिस होता है और वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में किस तरह से सरजद हो सकता है, ठीक है। अब कन्वर्सेशन का अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, अब हमें ये देखना है। इस चीज़ को थोड़ा सा हमें नज़रअंदाज नहीं करना, इसे हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि कन्वर्सेशन एक्चुअली क्या है और अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है। कहते हैं जी कि जो द डेवलपमेंट ऑफ एन अप्लाइड डायमेंशंस इन conversational analysis and its fundamental concerns with the language as a form of social action suggest a natural link with applied linguistics। जो conversational analysis है उसका ताल्लुक डायरेक्टली सोसाइटी से है, और अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर सोशियो लिंग्विस्टिक भी आती है हमारे पास जो सोसाइटी से रिलेट करती है, तो इसमें वो भी इसी टर्म के अंदर फॉल करती है अप्लाइड लिंग्विस्टिक में। तो बेसिकली हमें सोसाइटी के एस्पेक्ट को एनालिसिस करना होता है लैंग्वेज पॉलिसीज़ को देखते हुए। देयर इज़ करेंटली ग्रोइंग इंटरेस्ट विद इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इन कम्युनिकेशन एनालिसिस और कन्वर्सेशनल एनालिसिस।
कि आप कह लें जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक की टर्म्स हैं उसका एसोसिएशन जो है वो कम्युनिकेशन एनालिसिस जो है उसके साथ रिलेट हो रहे हैं। दिस इज एविडेंट बाय द ग्रोइंग नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक जर्नल्स विच यूज कन्वर्सेशनल एनालिसिस मैथडोलॉजीज। और आप कह लें कि ये सिट हाउस 1994 के अंदर और 1997 के अंदर और 1999 के अंदर ये चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं ऑलरेडी। बेसिकली कंसर्न जो हमारा है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है, मतलब कि कन्वर्सेशन जो हमारी है या कन्वर्सेशन का जो एनालिसिस है, तो डेफिनेटली जब हम कन्वर्सेशन करते हैं मतलब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो फिर हम उसे लिंग्विस्टिक की बात हम उसके बाद ही करते हैं। तो लिंग्विस्टिक यहाँ पर हमारे पास देखते हैं तो फिर हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक बेसिकली हमारे पास किस कंसर्न को शो करता है, तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होती हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं लिंग्विस्टिक की। अब लिंग्विस्टिक क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अब देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है और फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज है। तो इट्स मीन जब हम अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिकली उसे एनालाइज करते हैं तो वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में फॉल करते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एनालिसिस जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है क्लासरूम इंटरेक्शन को और उसके एरियाज़ को, टीचिंग ट्रेनिंग को, आप कह लें कि उसकी कंट्रीब्यूशन को, टेस्टिंग को, मटेरियल को। आप कह लें कि इट हैज़ हेल्प टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कंस्ट्रक्ट सच एज लर्निंग एंड कम्पिटेंसी, जो हम इंटरेक्शन में दरमियान बात करते हैं। बेसिकली आपकी जो क्लासरूम इंटरेक्शन है या टीचर्स इंटरेक्शन है या स्टूडेंट इंटरेक्शन है, ये सारी जो इंटरेक्शन है ये कम्युनिकेशन एनालिसिस के अंदर ही फॉल करती है। चूँकि अगर दो पर्सन्स बात कर रहे हैं तब भी कम्युनिकेशन है, अगर टीचर स्टूडेंट बात कर रहा है तब भी कम्युनिकेशन है, अगर टीचर क्लास से बात कर रहा है तब भी कम्युनिकेशन है, अगर ग्रुप की शक्ल में बात हो रही है तब भी कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन जो है इट्स मीन जब हम कम्युनिकेशन की एनालाइज करने लगे हैं तो हम कम्युनिकेशन एनालिसिस करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज को बोलते हैं। अब लैंग्वेज क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसी तरह से लिंग्विस्टिक कहाँ पे फॉल करती है, जहाँ पर हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को कंसीडर कर लेते हैं, और अप्लाइड लिंग्विस्टिक वहाँ पे वेरी करती है जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस साइंटिफिक स्टडी के। तो लिहाजा ये जो कम्युनिकेशन एनालिसिस है ये को रिलेटेड हमारे अप्लाइड लिंग्विस्टिक के साथ चलता है। अब एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एक एजुकेशन सेटिंग के अंदर किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही हमारा इंटरेक्शन का। जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो होगी वहाँ पर, और जहाँ कम्युनिकेशन है वहाँ पर इंटरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इन एन अर्ली स्टडी यूजिंग कम्युनिकेशन एनालिसिस मेथडोलॉजी इन एन एजुकेशन सेटिंग, आप कहते हैं जी कि मैक्यूल इन्वेस्टिगेटेड टर्न टेकिंग इन फॉर्मल क्लासरूम एंड प्रपोज अ सेट ऑफ टर्न टेकिंग रूल्स डिराइव्ड फ्रॉम सैक्स, शेफर्स एंड जेफरसन। आप कह लें कि मैं ये बात पहले आपसे बता चुका था, जब हम क्लास की इंटरेक्शन की बात करते हैं तो क्लास या किसी इंस्टीट्यूट में 3 तरह के इंटरेक्शंस हो सकती हैं। अब वो कौन कौन सी, पहली स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, फिर स्टूडेंट टू कॉन्टेक्ट, जो हम कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, जिस कंटेंट की हम बात करते हैं, फिर स्टूडेंट की उस कंटेंट के साथ इंटरेक्शन हो जाती है। फिर एक स्टूडेंट की एक इंस्ट्रक्टर के साथ आप कह लें कि इंटरेक्शंस हो सकती हैं। तो 3 ही इंटरेक्शंस होती हैं, स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, स्टूडेंट कंटेंट इंटरेक्शन होती है और स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्टर इंटरेक्शन होती है। इन तीनों ही सतह पर हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट से हो तब भी, स्टूडेंट कंटेंट के साथ इंटरेक्ट होता है तब भी, या स्टूडेंट टीचर के साथ होता है तब भी, मतलब तीनों सतह पे हम एक दूसरे से आप कह लें कि इंटरेक्शंस होती हैं। तो इंटरेक्शन जो है कम्युनिकेशन के लिए इंटरेक्ट का करना या इंटरेक्शन का होना ये उतना ही ज़रूरी है जितना कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। हम इंटरेक्ट नहीं होंगे तो हम वहाँ पर कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। इवन कि हम इंडिविजुअली बैठे हैं तो हम मोनोलॉग करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कंटेंट का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। कोई तो कंटेंट है जिसे हम आगे प्रोलॉन्ग करते हैं, या कोई तो कंटेंट है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। तो बेसिक कंसर्न्स हमारी यही है कि हम इंटरेक्शन को इससे सेपरेट नहीं। अब क्लासरूम इंटरेक्शन, अभी ये भी हम बात कर रहे थे। तो टीचर आस्क क्वेश्चन, टीचर इनिशिएट आप कह लें कि इनिशिएट करता है या इनिशिएशन करता है वहाँ पर। तो बेसिकली होता क्या है वहाँ पर कि टीचर जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चन करता रहता है, बच्चे उसे आंसर करते रहते हैं और वहाँ पर इंटरेक्शन होती रहती है। तो एक सर्कल है जो बनता रहता है और सर्कल टूटता नहीं है। जब कन्वर्सेशन खत्म होती है तो वहाँ पर सर्कल भी वहाँ से स्किप हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 स्टेटमेंट कही हैं कि टीचर है, स्टूडेंट है, टीचर एंड आई हैव गॉट दिस हियर, और व्हाट्स दैट, ट्रिवर इनिशिएशंस, और आई एन एक्स आंसर क्या मिलता है वहाँ पर, स्टूडेंट से रिस्पांस मिलता है, टीचर फिर बात करता है एक्स क्या होता है जी, इसके बारे में बताओ जी।
फिर काम क्या करता है जी, इससे इनिशिएशन क्या ली जाती है, स्टूडेंट कहते हैं जिससे वुड है, वुड से काम करता है, वुड का रिस्पॉन्स करता है। मतलब कि आप कह लें कि जी टीचर कहता है हाँ ठीक है ये वुड को काटता है, बात एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन कहने का पर्पज़ क्या है, यहाँ पर इंटरेक्शंस है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आज के लिए है वो है कि डिस्कोर्स एनालिसिस और कम्युनिकेशन एनालिसिस में क्या फ़र्क पड़ता है। जो कम्युनिकेशन एनालिसिस होता है वो सोसाइटी की बात करता है, मतलब कि सोसाइटी के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसकी बात करता है। लेकिन जो डिस्कोर्स एनालिसिस होता है वो लिंग्विस्टिक का स्पोकन और रिटन जो टेक्स्ट है उसको उसके ऊपर काम करता है। अब लिंग्विस्टिक का मतलब वो साइंटिफिकली ये जज किया जाता है, जो सोसाइटी है उसे साइंटिफिकली हम जज वहाँ पर नहीं कर रहे होते हैं। वो जो सोशली स्पोकन डिस्कोर्स होते हैं उसे हम कह लें कम्युनिकेशन एनालिसिस के अंदर प्रीवेल करते हैं, उसके अंदर फॉल करते हैं। लेकिन जो लिंग्विस्टिकली स्पोकन और रिटन लैंग्वेज होती है उसे हम डिस्कोर्स एनालिसिस में ले जाते हैं। तो अब डिस्कोर्स एनालिसिस जो होता है ये एक डिडक्टिव अप्रोच है डिफरेंस के तौर पर, मतलब कि फोकस ऑन रूल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है, वेल फॉर्म्ड यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज लार्जर देन अ सेंटेंस। लेकिन जो कम्युनिकेशन एनालिसिस होता है ये इंडक्टिव होती है, मतलब कि आप कह लें कि ये इंटरेक्शन से निकलती है और ये सीक्वेंशियल और ऑर्गेनाइज होती है। अब सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइज ये भी कॉन्सेप्ट हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है इसी कन्वर्सेशन एनालिसिस के साथ। तो ये आपका आज का लेक्चर है। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।